नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमिक पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को। बच्चों, आप लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को देखे थे और इस पार्ट में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है प्रस्वेदी पदार्थ होता है। आपको बच्चों बताना है कि प्रस्वेदी पदार्थ क्या होता है। प्रस्वेदी पदार्थ, प्रस्वेदी पदार्थ। बच्चों, प्रस्वेदी पदार्थ का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जो वायुमंडल से नमी को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि वायुमंडल से नमी जो होती है उसको सोख लेते हैं, उसको प्रस्वेदी पदार्थ कहा जाता है। जैसे MgCl2, CaCl2, ठीक है, CaO, CaCO3, etc। ये वायुमंडल से नमी को ग्रहण करते हैं बच्चों। तो जो पदार्थ वायुमंडल से नमी को ग्रहण कर लेते हैं उस पदार्थ को प्रस्वेदी पदार्थ कहते हैं। यानी कि प्रस्वेदी वे पदार्थ होगा जो वायुमंडल से नमी को ग्रहण कर ले, नमी को ग्रहण करे। तो बच्चों, प्रस्वेदी पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जो पदार्थ वायुमंडल से नमी को ग्रहण करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि वायुमंडल से नमी को ग्रहण करता है। दूसरा है वायुमंडल से नमी को त्यागता है, ये गलत है। दोनों गुण और ये भी नहीं। यानी आंसर क्या होगा बच्चों कि जो पदार्थ वायुमंडल से नमी को ग्रहण करता है, यानी कि वायुमंडल से नमी को ग्रहण कर लेता है, उसे प्रस्वेदी पदार्थ कहते हैं। बच्चों, एक आपको क्वेश्चन आता है कि नमक को खुली हवा में छोड़ने पर गीला क्यों हो जाता है। तो बच्चों, नमक गीला इसलिए हो जाता है कि अगर नमक में कोई अशुद्धि घुला रहता है, जैसे MgCl2 अगर घुला हो, ये सब नमक में नहीं पाया जाता है। जनरली पहले जो बोरी वाली नमक आती थी उसी में ये पाया जाता था, क्योंकि ये पॉकेट वाले नमक की अपेक्षा बोरी वाले जो नमक है ना उसमें अशुद्धि ज्यादा होता है। यदि उसमें MgCl2, CaCl2 ये प्रस्वेदी पदार्थ उपस्थित होते हैं और जैसे ही इसे वायुमंडल में खुली हवा में छोड़ा जाता है तो वायुमंडल से नमी को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी है कि नमक को खुली हवा में छोड़ने पर गीला क्यों हो जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए प्रस्वेदी पदार्थ के कारण। तो बच्चों, आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र क्या है। बच्चों, आपसे पूछा है सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र। सोडियम क्लोराइड क्वेश्चन ऐसे ही आगे चलता रहेगा। बच्चों, अगर जिस क्वेश्चन का आप जवाब जानते हैं उस क्वेश्चन का आप उस क्वेश्चन के जवाब को आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र होता है NaCl होता है। अगर हो सकता है कि अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि बताइए सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या होता है, तो इसको कॉमन साल्ट कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे बच्चों, कॉमन साल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र क्या होता है बच्चों? NaCl होता है। ऑप्शन है NaNO3। देखिए बच्चों, NaNO3 को ना सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है। सबका नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको इसको भी याद करने की जरूरत है। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। दूसरा है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। और तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना। और बच्चों इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट। बच्चों, आपसे पूछा है क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए, कहीं भी सोडियम क्लोराइड नहीं है। तो चलिए एक ऑप्शन हम यहाँ पे बना देते हैं और कर लिख देते हैं NaCl। अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे बना देते हैं और आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? NaCl। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। कह रहा है कि अगर जल को शुद्ध करना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों याद रखिएगा, जल को शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, कि ब्रोमीन का किया जाता है, कि मैग्नीशियम का किया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पूछ रहा है कि क्लोरीन का किया जाता है, ब्रोमीन का, तो मैग्नीशियम का नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा, ब्रोमीन भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा क्लोरीन। बच्चों याद रखिएगा, जल को शुद्धिकरण करने के लिए, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए, यानी कि जो जल पीने योग्य नहीं होते हैं, जैसे कि नदी का जल या फिर कोई भी ऐसा जल जिसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोली उसमें डाली जाती है। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए नहीं, इसका आंसर होगा ए। 33 का आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, पहला ऑप्शन है आपका CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 को इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये CaOCl2। बाकी सबका भी नाम हम लोग जान लेते हैं। CaO का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं। और बच्चों इसको बोलते हैं और ये तो ऑप्शन ये गलत ही लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा ये CaOCl2। बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी ऑप्शन में ना ऐसे नहीं लिखा रहता, CaOCl2 नहीं लिखा रहता है, तो फिर कैसा लिखा रहता है? तो बच्चों लिखा रहता है CaOCl into Cl, ऐसा लिखा रहता है बच्चों, ठीक है। CaOCl into Cl लिखा रहता है, या तो CaOCl2 लिखा रहेगा, या तो क्या लिखा रहेगा, ये लिखा होगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम क्या है, ये कई बार पूछा गया है, इसको भी बच्चों आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये फार्मूला पे आप लोग गौर कीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, या फिर उसको लिखते हैं CaOCl into Cl लिखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा ए। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रचलित नाम पूछा जाता है। बच्चों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण होता है। बच्चों याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये जो पॉइंट आपको किया गया है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो कह रहा कि बताइए ताप क्या है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है विरंजक चूर्ण का, उसके बाद से टेम्परेचर भी आपको हम बताएंगे। देखिए रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन पे। रिएक्शन तो बोल ही रहा है कि बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है CaOCl2 बनता है। तो कह रहा है कि बताइए टेम्परेचर कितना होता है, तो बच्चों याद रखिएगा 313 केल्विन, 313 केल्विन। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि केल्विन नहीं देता है, तब क्या देगा बच्चों, तो इसको डिग्री में देगा, और डिग्री कितना होता है तो 40 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे निकला है,
तो 313 से आप 273 घटा लीजिए, डिग्री में बदल जाएगा। 0, 4 और ये कितना, ये कैंसिल, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। बच्चों याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जब बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, कितने डिग्री पे जी, 313 केल्विन, 313 केल्विन या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaOCl2, या फिर बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं CaOCl into Cl। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, 313 केल्विन, और बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विरंजक चूर्ण को खुली हवा में छोड़ देने पर कौन सी गैस बाहर होती है, विरंजक चूर्ण। देखिए बच्चों, विरंजक चूर्ण समझिएगा, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बच्चों सबसे पहले आप जानिए कि विरंजक चूर्ण ना एक अस्थायी कंपाउंड होता है। बच्चों याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण कैसी कंपाउंड होती है, अस्थायी कंपाउंड होती है, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर को खुली हवा में छोड़ा जाता है तो यह ऑक्सीजन से संपर्क करके क्लोरीन गैस बाहर निकालता है बच्चों। क्योंकि अच्छा ये बताइए, विरंजक चूर्ण में होता क्या है, क्लोरीन ही होता है और बुझा हुआ चूना होता है, दोनों से मिलकर बना है ये। तो जब ये देखिए, अस्थायी का मतलब क्या है ना, कि कभी भी अपने मेन फॉर्म में नहीं रहता, जब भी इसको खुली हवा में छोड़िएगा अभिक्रिया कर लेगा या फिर इससे कुछ गैस निकलने लगती है, और वो गैस कौन सी निकलती है, विरंजक चूर्ण, सॉरी गैस कौन सी निकलती है, तो क्लोरीन निकलती है बाबू। याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण से हमेशा क्लोरीन की गंध आती है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विरंजक चूर्ण से किसकी गंध आती है बच्चों, तो क्लोरीन की आती है। किसकी आती है बच्चों, क्लोरीन की आती है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्लोरीन। ये सब गलत है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बच्चों बी होगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा के रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है बच्चों कि कपड़ा के रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, विरंजक चूर्ण के बारे में थोड़ा सा एक बात सुनिएगा। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, या इसको आप लिख सकते हो CaOCl into Cl। बच्चों विरंजक का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा विरंजक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस रंजक। देखिए रंजक का मतलब होता है रंग, और बी माने नहीं या उड़ाने वाला, उड़ाने हुआ। बच्चों याद रखिएगा, विरंजक का मतलब ही होता है रंग को उड़ाने वाला, उसी को विरंजक कहा जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण में विरंजक का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, विरंजक का गुण पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो कपड़ा के रंग उड़ाने की बात करें तो विरंजक जो है पर्याप्त होता है। इसके अलावे क्लोरीन भी कपड़ा के रंग को उड़ाने में प्रयोग में लिया जाता है बच्चों, यानी ये भी सही होगा। और ये चूर्ण है जी, पूर्ण नहीं है, चूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। और दोनों, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा दोनों। कपड़ों के रंग उड़ाने में क्लोरीन और विरंजक चूर्ण दोनों का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक पाउडर का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं कि विरंजक चूर्ण यानी कि विरंजक पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है। बच्चों अभी लिखे थे विरंजक चूर्ण का रिएक्शन हम पीछे वाले क्वेश्चन में। रिएक्शन कैसे होता है बच्चों, तो रिएक्शन में क्या होता है कि बूझा हुआ चूना लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं 313 केल्विन पर या 40 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों विरंजक चूर्ण बनता कैसा है, तो बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और टेम्परेचर कितना लेते हैं, 313 या 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंपाउंड बनता है जिसका नाम है
CaOCl, CaOCl इंटू Cl, इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण एक अस्थायी कंपाउंड है, यानी कि इसको खुली हवा में छोड़ने पर कौन सी गंध, किसकी गंध आती है? तो बच्चों क्लोरीन की गंध आती है। तो यहां पे है बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, और ये है बच्चों क्लोरीन। आप लोग इसको याद भी रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा, आंसर क्या होगा कि जब बिना बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस 313 या 313 केल्विन ताप या 40 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है जी? विरंजक चूर्ण का। एक बार फिर से सुनिए, बूझा, बिना बूझा हुआ नहीं ना जी, ये गलत हो गया है बच्चों, इसको हटाइए। CaOH के होल ट्वाइस को बूझा हुआ चूना कहा जाता है बच्चों, बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस को जब 313 केल्विन ताप या 40 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म किया जाता है बच्चों, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस विधि का क्या नाम है? तो बच्चों इस विधि का नाम होता है, विधि कौन सा है? तो विधि है हेक्सेन क्लेवर विधि, हेक्सेन क्लेवर विधि। बच्चों विरंजक चूर्ण का निर्माण हेक्सेन क्लेवर विधि द्वारा किया जाता है बच्चों। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है हेक्सेन क्लेवर विधि। ऑप्शन क्या है? हेक्सेन क्लेवर विधि। तो यही आपका ऑप्शन जो है सही होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, और बाकी सब ये गलत है। साल्वे विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया जाता है सल्वे विधि से। खास करके इसमें आपको पढ़ना सोडियम बाइकार्बोनेट ही आता है सल्वे विधि में, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, हेक्सेन क्लेवर विधि आपका आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? बच्चों इसका आप लोग जवाब दीजिए कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है। हाँ जी, क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा है, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है बच्चों। एक और आप लोग इसका नाम याद रखिएगा, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, या इसी को पाक सोडा भी कहा जाता है। पाक सोडा का मतलब ये पाकिस्तान से नहीं आया है। पाक सोडा का मतलब है कि इसका उपयोग पुआ पकवान में किया जाता है, इसलिए इसको पाक सोडा भी कहा जाता है। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड का मतलब होता है प्रति अम्ल। बच्चों याद रखिएगा, इतना इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको आंसर ही नहीं याद रखना है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आपको याद रखना है बच्चों। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है, कई बार इसको पूछा जा चुका है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं या इसी को पाक सोडा कहते हैं, और इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, एंटासिड। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र होता है NaHCO3, तब बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा है Na2CO3, ये नहीं होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये तो बिल्कुल नहीं, यानी आपका आंसर क्या होगा? ए होगा आंसर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? अभी आपको बताए थे बेकिंग सोडा। देखो बच्चों,
इसका रासायनिक नाम इसके फार्मूला में छुपा हुआ है, NaHCO3। फार्मूला है NaHCO3, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है बच्चों, तो इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है सोडियम बाई, हाइड्रोजन को हम लोग बाई लिखते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। बच्चों ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। HCO3 को ना कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट आयन कहते हैं HCO3 को, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। बच्चों याद रखिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। यही आंसर क्या होगा? सही होगा। सोडियम कार्बोनेट गलत है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गलत है, और यह भी गलत है। जो गलत है वो गलत है, सही क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि निम्न में किसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आग बुझाने में किया जाता है? बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा बच्चों कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका उपयोग किया जाता है? बच्चों ये जवाब आपको देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में किसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आग को बुझाने में किया जाता है? ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, दो मिक्सचर होता है मिक्सचर देखिएगा क्या होता है, Na2CO3 और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग गर्म करते हैं, अग्निशामक में इसी दोनों का मिक्सचर होता है, Na2CO3 और H2SO4। तो ये आपस में अभिक्रिया करके बनाता है Na2SO4 प्लस CO2 और प्लस H2O। याद रखिएगा, अग्निशामक से आग बुझाया जाता है। ये आग इसलिए बुझाया जाता है क्योंकि जब ये अभिक्रिया करता है तो CO2 और H2O बनाता है, और आप जानते हैं जहां पे CO2 की प्रेजेंस होती है वहां पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है? अब्सेंस हो जाता है, जिसके चलते आग बुझ जाता है। बच्चों यह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, एक मिनट बच्चों, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और यह है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका आंसर क्या होगा जी? Na2CO3। आग बुझाने में किसका उपयोग, निम्न में किसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आग बुझाने में किया जाता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 NH, तो इसका तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। Na2CO3 हार्डनेस ऑफ वाटर में भी आता है ये, ठीक है बच्चों, ठीक है, गुड। NaHCO3 ही होगा। इसको हम लोग कंसल्ट भी कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा कमेंट में जवाब दीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोवन सोडा का अणु सूत्र क्या होता है बच्चों? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग थोड़ा सा जवाब देंगे प्रॉपर कि होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम चर्चा भी करेंगे, ऐसा आंसर उसका बी होना चाहिए, ठीक। धोवन सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा, देखिए बाबू, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O इसमें लगी रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा जी? ये कह रहा है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आपसे कभी पूछ ले कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम,
अगर कभी पूछ ले आपसे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम आप लोग बताइएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। तो बच्चों इसका रासायनिक नाम भी आप याद रखिएगा, सोडियम वाशिंग सर क्या है जी, धोवन सोडा है ना, धोवन सोडा को इंग्लिश में वाशिंग सोडा कहा जाता है। फार्मूला आपके सामने है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। और ये आपका रासायनिक नाम ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यानी इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा उत्फुल्लन का गुण पाया जाता है, उत्फुल्लन का कार्य कौन करता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इस वीडियो के पहला क्वेश्चन में आपको बताए थे प्रस्वेदी पदार्थ, तो इसको भी समझते चलिए, प्रस्वेदी पदार्थ, ठीक है बच्चों। और दूसरा है यहाँ पे उत्फुल्लन, इसको उत्फुल्लन कर दीजिएगा, उत्फुल्लन पदार्थ। देखिए प्रस्वेदी का मतलब होता है कि वायुमंडल से नमी ग्रहण करना, नमी ग्रहण करना, वायुमंडल से नमी ग्रहण करना, नमी वायुमंडल से नमी ग्रहण करना, ठीक है बच्चों। और उत्फुल्लन का मतलब होता है कि वायुमंडल में नमी को त्यागना, यानी कि जल को त्यागना, ठीक है। यानी कि प्रस्वेदी पदार्थ वायुमंडल से नमी को ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, जबकि उत्फुल्लन पदार्थ क्या करता है, तो ये नमी को वायुमंडल में देता है। तो उत्फुल्लन के अंतर्गत क्या आता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, यह भी उत्फुल्लन का कार्य करता है। उत्फुल्लन में और लिख देते हैं CaSO4 इंटू 5H2O, यानी कि ये दोनों और भी बहुत सारे होते हैं, इन दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। इसका नाम है धोवन सोडा, धोवन सोडा, और इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। इसको नीला कशीस भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, नीला कशीस कहा जाता है बच्चों, नीला कशीस कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा उत्फुल्लन का एक करता कैसे है, देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए CaSO4 इंटू 5H2O। होता क्या है बच्चों कि जब इसको हम लोग वायुमंडल में छोड़ेंगे ना, वायुमंडल में जब इसको छोड़े तो ये अपने आप इसको थोड़ा सा मिटाते हैं बच्चों। देखिए उत्फुल्लन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं CaSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। जब इसको वायुमंडल में छोड़ेंगे ना तो ये अपने जल के अणु को त्याग देता है। त्यागने का मतलब क्या है कि ये बना लेगा CaSO4 इंटू H2O, और ये 4 गो जल के अणु त्याग देगा जी अपने आप। तो बोले ना कि जो पदार्थ वायुमंडल में नमी को देगा उत्फुल्लन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसको भी जब हम लोग वायुमंडल में छोड़ते हैं ना, ओपन इसको जब छोड़ते हैं वायुमंडल में, होता क्या है, Na2CO3 इंटू H2O, और ये 9 जल के अणु क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी जल को दे रहा है और ये भी जल को दे रहा है, तो जो पदार्थ जल को त्यागेगा वायुमंडल में उसको उत्फुल्लन कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे उत्फुल्लन का कार्य करेगा सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में किसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, जल में कठोरता,
सबसे पहले समझो जल। देखो बच्चों, जल दो प्रकार का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर यानी कि इसको बोलते हैं मृदु जल, मृदु जल। और एक होता है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, ठीक है, यानी कि कठोर जल। बच्चों जल दो प्रकार का होता है। आप कहिएगा जल तो जल ही होता है, नहीं, जल का दो प्रकार है। एक है मृदु जल और एक है कठोर जल। मृदु जल का मतलब क्या होता है कि वैसा जल जिसका उपयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं उसको मृदु जल कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग पीने में भी किया जाता है और कपड़ा धोने में भी किया जाता है। जबकि हार्ड वाटर की बात करें ना, तो इसका उपयोग ना पीने में ही किया जाता है और ना ही कपड़ा धोने में किया जाता है। आप जानते हैं कि जल का उपयोग कपड़ा धोने में भी किया जाता है, तो कठोर जल का उपयोग ना ही पीने में किया जाता है और ना ही कपड़ा धोने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है, ठीक है, जबकि इसका उपयोग सब में किया जाता है। तो अगर कठोरता की बात करें ना, तो कठोरता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता यानी कि जल की कठोरता दो प्रकार से, एक अस्थायी कठोरता और बच्चों दूसरा होता है अस्थायी, अस्थायी कठोरता। बच्चों याद रखिएगा, जल के कठोरता को पीपीएम में मापा जाता है। बच्चों किस में मापा जाता है? पीपीएम में। जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है, वैसे ही जल के कठोरता को पीपीएम में मापा जाता है। बोले तो पीपीएम बोले तो पार्ट पर मिलियन, बोले तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। जल के कठोरता दो प्रकार के होता है, एक होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। बच्चों याद रखिएगा, जब भी जल में अस्थायी कठोरता होता है ना, तो उसे उबाल कर दूर किया जाता है। अगर कोई जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न हो गया है, तो उस जल को अगर उबाल दिया जाए ना, तो वह जल जो है सही जल हो जाता है, यानी मृदु जैसा हो जाता है। लेकिन जब जल में अस्थायी कठोरता तो हो जाता है, और सिर्फ उबालना ही नहीं है, बहुत सारे इसमें भी प्रक्रियाएं आती है, लेकिन इसमें सबसे आसान तरीका क्या है कि जल को उबाल दीजिए, ठीक है। बच्चों अगर कोई जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न हो गया है, यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर उत्पन्न हो गया है। अच्छा बच्चों, आपके दिमाग में एक आएगा क्वेश्चन कि सर ये उत्पन्न क्यों हो जाता है? तो याद रखिएगा, जल में कठोरता, अस्थायी कठोरता तब उत्पन्न होता है जब इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या सल्फेट लवण घुले होते हैं। कार्बोनेट या सल्फेट लवण घुले होते हैं। और इसमें क्या घुले होते हैं? तो बाइकार्बोनेट। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों जब किसी जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या सल्फेट लवण घुल जाते हैं, तो जल जो है अस्थायी कठोर हो जाता है। तो बच्चों जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें हम लोग मिला देते हैं Na2CO3। क्या मिला देते हैं जी? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जब उसमें मिला दिया जाता है ना, तो जल जो है, जल के अस्थायी कठोरता क्या हो जाता है? दूर। कारण क्या है कि इसमें जब इसको डाला जाता है तो ये अभिक्रिया कर लेता है सल्फेट से या कार्बोनेट लवण से, और उसको अलग कर देता है, अबिलेज सल्फेट जो होते हैं। उतना आपको याद नहीं रखना, याद रखिएगा कि जब अस्थायी कठोरता आएगा तो Na2CO3 डालेंगे उसमें। तो बच्चों क्या डालेंगे इसमें? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। बच्चों क्या डालेंगे? सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपसे हम बोले थे, थोड़ा इसको आप लोग देखिएगा, अभी लाते हैं आपके सामने। ये आग बुझाने के लिए बाबू इन दोनों में आप लोग कंक्लूजन देख लीजिएगा। ये होगा कि ये इसका जवाब आप ही को देना है 41 में, ठीक है। ये होगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है बच्चों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षिप्त में POP कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? POP। ये भी एक अस्थायी कंपाउंड होता है। अस्थायी क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाटर के संपर्क में आता है ये फिर जिप्सम बना लेता है बच्चों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम का, ठीक है। जिसमें 2 लग जाए वो क्या हो जाएगा? जिप्सम। आज में आधा हो जाए वो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। तो बच्चों इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। बच्चों रिएक्शन एक देखिएगा, रिएक्शन देखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O। बच्चों इसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है बच्चों इसका? जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है ना, गर्म किया जाता है तो इसमें से क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है और इसमें से 3/2 H2O के अणु क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है बच्चों और ये बन जाता है POP। POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है बच्चों। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का विधि है जी कि जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है बच्चों? इस्पात के बर्तन में रखा जाता है। और जब इस्पात के बर्तन में रख करके जब, और टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 373 केल्विन ताप होता है बच्चों। बस यही आपसे पूछा है, याद रखिएगा। आपसे पूछे कि बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रख करके 373 केल्विन ताप पे जब गर्म किया जाता है, 373 केल्विन ताप पे जब गर्म किया जाता है बच्चों, तो क्या बनता है? POP बनता है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। याद रखिएगा बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कारण क्या है कि इसका उपयोग शल्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है। शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक का मतलब क्या होता है कि हड्डी का डॉक्टर। अगर आपका कोई हाथ पैर की हड्डी टूट जाए तो उसको ज्वाइंट करने के लिए बच्चों POP का यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा तो बताओ किस टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो 373। याद रखिएगा बच्चों 373। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का अणु सूत्र क्या होता है। जवाब दीजिए इसका आप लोग, जिप्सम का अणु सूत्र क्या होता है? जिप्सम का अणु सूत्र बच्चों तो अभी आपसे बताए थे कि CaSO4 इंटू 2H2O। तो देखिए कहां है ये CaSO4 इंटू 2H2O, बस 2H2O यही सही हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है और ये भी तो गलत ही है। यानी बच्चों इसका आंसर होगा 47 नंबर। 47 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H2O, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, CO कार्बन डाइऑक्साइड और NO2। देखिएगा H2O बोले तो जल, NO बोले तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि बताइए इसका स्वभाव क्या होता है? ये अम्ल होता है कि क्षार होता है कि लवण होता है? तो बच्चों याद रखिएगा ये कुछ नहीं होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। तो बच्चों आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन में दिया है अम्लीय बिल्कुल नहीं, क्षारीय नहीं, हाँ उदासीन होगा। यानी आपका आंसर क्या होगा? उदासीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे न्यून होता है बच्चों? क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है कि किसका पीएच मान न्यून होता है आपको बताना है। तो देखो बच्चों दूध का पीएच मान लगभग 6.4 होता है, लार का पीएच मान
6.4 से लेकर 7.6 तक होता है, लगभग इसी के अराउंड होता है। और खून का 6.4, सॉरी 6 नहीं जी, 7.6 लगभग। और अमाशय रस का 1.4 होता है। बच्चों सभी का पीएच मान आपके सामने लिख दिए। पूछ रहा है कि बताइए किसका पीएच मान कम होता है। तो बच्चों आपके सामने आंसर है, सबसे पीएच मान कम किसका है, तो अमाशय का है। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन तभी आपसे बन पाएंगे जब इसका पीएच मान आपको याद होगा। तो पिछले वीडियो में जो भी पीएच मान बताए हैं जितने भी कंपाउंड का, उन सब का आप लोग याद रखेंगे ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइए। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। बहुत सुंदर। निम्न में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। दूध। आपको बताया था कि दूध अम्लीय होता है, 6.4 के श्रेणी में आता है। आंसू, पसीना और पीत। पीत का पीएच मान 1.4 के करीब ही होता है, इसको आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा। आंसू, पसीना और पीत का रस। देखिएगा इन आंसू कैसा होता है, नमकीन होता है। ये भी 7.4 के करीब आता है, या 7.6। और पसीना भी 7.6। तो इसको आप लोग आंसर में ये दोनों कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसू या पसीना। ठीक है, दोनों। अभिक्रिया देखो जी, एक शानदार रिएक्शन आपके सामने लिखा है, H2O H3O प्लस और OH माइनस। यहाँ पे माइनस छूट गया है। कह रहा है कि बताओ ये क्या है। देखो जी, जल यहाँ पे आयनीकृत, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं बाबू। रिएक्शन में क्या दिया है कि 2H2O को इसको आयनीकृत किया गया है, तो बन रहा है H3O प्लस और OH माइनस। OH माइनस यानी कि H3O प्लस अम्ल की श्रेणी में आता है, और OH जो है क्षार के श्रेणी में आता है बच्चों। और ये जल के बारे में दिया है, ये जल है। और आप लोग जानते हैं कि जल क्या होता है, उदासीन होता है। बच्चों बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताओ, अभिक्रिया ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि बताओ इसमें जल क्या होगा। तो आप तो फट से कहिएगा कि जल उदासीन होगा। बच्चों एक बात याद रखिएगा, उदासीन का मतलब क्या होता है। उदासीन का मतलब ये होता है ना कि उसमें अम्ल भी है और उसमें क्षार की भी मात्रा है, लेकिन दोनों की मात्रा क्या है, इक्वल है, ये कहता है क्षार। ठीक है, यानी कि दोनों की किसी के अम्ल, उदासीन में ना अम्ल भी है और क्षार भी है, लेकिन दोनों की मात्रा जो है ना सेम है, इसीलिए पदार्थ उदासीन हो जाता है बच्चों। यानी कि ये अम्ल भी, इसमें H प्लस भी होता है या H3O प्लस, और OH माइनस भी होता है, यानी कि H प्लस भी होगा और H3O प्लस भी होगा बच्चों। तो आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो जी, तो अगर जल की बात करें तो इसमें अम्ल भी है और क्षार भी है, लेकिन ये अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल है। अगर प्रबल अम्ल रहता तो क्षार की मात्रा कम हो जाती। याद रखिएगा बाबू एक बात, कि कोई भी कंपाउंड उसमें दोनों गुण होता है, अम्लीय का भी गुण होता है, क्षारीय का भी गुण होता है, लेकिन वो वही गुण को दिखाता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। अगर कोई पदार्थ अम्लीय है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्षार नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से है। तभी तो आपको पढ़ना रहता है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है। ये आगे के वीडियो में आपको बताएंगे संयुग्मी अम्ल और क्षार क्या होता है। याद रखिएगा बच्चों, जब भी कोई पदार्थ अम्लीय है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्षार नहीं है, उसमें भी क्षार है, लेकिन वो बहुत कम क्षार है, दुर्बल रूप में है। ठीक है, ये जल उदासीन है। जल कैसा होता है, उदासीन होता है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अम्ल नहीं है, क्षार नहीं। अभी तो देख रहे हो ना कि यहाँ पे अम्ल बना है, क्षार बना है, अम्लीय आयन है, क्षारीय आयन है ना जी, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और OH आयन। तो ये अम्ल का सिंबल है और ये क्षार का सिंबल है, लेकिन ये कैसा अम्ल है, दुर्बल है। और ये कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार है। याद रखिएगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जब मिलेगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो कह रहा है कि दुर्बल भस्म है, अकेले थोड़ी है, गलत है बात। दूसरा कह रहा है कि एक दुर्बल अम्ल है, ये भी गलत बात है। एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म है, हाँ ये सही बात है जी बच्चों। तो आपका आंसर होना चाहिए ये सी।
ना तो अम्ल और ना तो क्षार, कैसे? बिना, कोई ऐसा पदार्थ हो ही नहीं सकता जिसमें ना वो अम्ल हो ना ही क्षार हो। याद रखिएगा बच्चों, या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा या तो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब है कि उसमें दुर्बल अम्ल भी है और दुर्बल क्षार भी है। बच्चों आज से ये डिफिनेशन को क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु HCl और NaOH विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कौन सी धातु है जो HCl और NaOH से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है? तो बच्चों याद रखिएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम HCl से तो करेगा लेकिन उससे नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा और बच्चों ये भी नहीं कर पाता है। तो करता कौन है? तो जिंक होगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा? जी। आपके जहन में आगे सर कैसे? तो देखिए रिएक्शन नंबर 1, जिंक जब HCl से अभिक्रिया करेगा, देखो अभिक्रिया तो कर लेगा, लेकिन करने के लिए करेगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं देगा। लेकिन जिंक ही एक ऐसा धातु है जो इन दोनों से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ZnCl2 बनाएगा और HCl और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। जिंक जो है, इस रिएक्शन को एकदम याद रखिएगा। ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं, जिंक जब NaOH से अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है? Na2ZnO2 बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। बच्चों याद रखिएगा, इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 होता है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला। और दोनों केस में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सी धातु होगी? जिंक होगी। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन के H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही लॉजिक का क्वेश्चन है ये, कि क्या होता है जब पीएच मान घटता है तो H क्या होता है? बच्चों पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब होता है बच्चों, पीएच का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, इसमें लॉजिक छुपा हुआ है, log H+, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं pH बट्टा log 1/H+। यानी कि क्या होता है? देखिए ये P जो है इसके H के बट्टे में आ रहा है। मतलब क्या है कि pH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/H+, 1/H+ का है जी। यानी कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पीएच घटेगा। पीएच क्या हो रहा है जी बच्चों? पीएच घट रहा है जी। पीएच में क्या हो रहा है? तो पीएच ये घट रहा है, पीएच में कमी हो रही है। तो पीएच में जब कमी होगी तो H+ में क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। और जब इसमें वृद्धि होगी तो इसमें क्या होगी? कमी होगी बच्चों, याद रखिएगा। तो आपका आंसर होगा घटती है, बढ़ती है तो बढ़ेगी, क्योंकि पीएच मान क्या हो रहा है? घट रहा है। पीएच मान घटेगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी बच्चों। तो आपका आंसर होगा बी, ठीक है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? बच्चों यहां पे टेम्परेचर दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा कि बताओ कि प्योर वाटर हो, अगर प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल हो, ठीक है, तो सॉरी 27 नहीं दिया जी, 25 दिया है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। ये क्या होता है? RTP के बराबर होता है। कहीं 25 कहीं पे 27, ठीक है। किसके बराबर होता है? तो RTP के बराबर होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर। RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य तापदाब या नॉर्मल तापदाब को RTP कहते हैं। प्योर वाटर का पीएच मान क्या होता है? तो प्योर वाटर, कमरे के ताप पर वाटर का पीएच मान थोड़ी बदल जाएगा जी। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, ठीक है।
याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का पीएच मान कितना होगा बच्चों? 7 होगा, यानी आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो उसका पीओएच मान बताइए कितना होगा। बच्चों इसका जवाब दीजिए कमेंट में कितना होगा, उसके बाद इसका थ्योरी बताते हैं। अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को प्रतिदिन कराएं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, बायो, फिजिक्स, मैथ और भी सब्जेक्ट भी, ठीक है। तो इसको शेयर करने में कंजूसी आप लोग ना करें। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो बताइए पीओएच कितना होगा। देखो बच्चों, पीएच दिया है यानी कि हाइड्रोजन आयन दिया है, तो पीओएच बताओ कितना होगा। बच्चों अभी आपको हम बताए थे कि कोई भी पदार्थ हो वो हमेशा उसमें दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार पाया जाता है। अगर उदासीन हो तो, अगर जिसकी मात्रा उसमें अधिक हो जाए, जो प्रबल के रूप में आ जाए, तो वो अम्ल और क्षार जैसा व्यवहार करने लगता है। अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार आ रहा है तो वो उदासीन होता है। बच्चों याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि यहाँ पे पीएच दिया है 3, कह रहा पीओएच बताइए। तो बच्चों एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, वी नो डैट। क्या होता है फार्मूला, क्या जानते हो आप लोग? तो एक आप लोग फार्मूला जानते होंगे, पीएच प्लस पीओएच का मान होता है कितना? तो 14 मान होता है बच्चा। कितना होता है जी? 14 होता है। और ये फार्मूला कहाँ से निकला है? तो H प्लस हाइड्रोजन आयन और OH आयन का गुणनफल भी 10 के पावर माइनस 14 होता है। इसी फार्मूला को ड्राइव करके ये फार्मूला को तैयार किया गया है। 10 के पावर माइनस 14 कितना है जी बच्चों? 10 के पावर 14, 10 के पावर माइनस 14 होता है, ठीक है। इसी से ये फार्मूला को डेवलप किया गया है। पीएच का मान कितना बच्चों? 3 है और पीओएच निकालना है। तो आपका भी कमेंट में जवाब आ ही गया होगा। पीओएच कितना होगा बच्चों? 14 माइनस 3 बोले तो 11। यानी बच्चों आंसर क्या होगा इसका? आंसर कीजिए, आंसर होगा डी, यानी कि 11। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बैटरी अम्ल है। देखिए बच्चों पूछा गया है कि बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल। बच्चों देखो इसके बारे में समझिए, बैटरी अम्ल का मतलब क्या होता है। देखिएगा जितने भी गाड़ी होते हैं, जो जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं, यानी कि जितने भी गाड़ी होते हैं, जैसे कार हो गए, उसमें बड़े बड़े बैटरी लगे होते हैं, ठीक है। उस बैटरी को ना लेड संचायक सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल, चायक सेल। और लेड संचायक सेल, ठीक है। और किसको बोलते हैं लेड संचायक सेल? तो ये बैटरी, जो बैटरी लगी होती है ना, उसको लेड संचायक। किस प्रकार की बैटरी होती है? लेड संचायक होती है। और इसमें अम्ल क्या होता है? H2SO4, H2SO4। तो याद रखिएगा बच्चों, बैटरी अम्ल की बात करें ना, तो बैटरी अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों। आंसर क्या होगा? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यानी कि इसमें पानी भी होती है, ठीक है। बैटरी में आप देखिएगा तो पानी होता है और उसमें एसिड होता है, ठीक है। तो ये सांद्र H2SO4 होगा बच्चों आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चों बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये इमली लड़कियों के द्वारा ये काफी पसंद किया जाने वाला ये पदार्थ भी है जी, ठीक है, खाद्य पदार्थ। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अम्ल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है, उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, नींबू में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। सॉरी, इसको थोड़ा सा काटेंगे बच्चों, क्यों गलती हो रहा है जी, ठीक ठीक सही तो था यार, क्या हो गया है। बच्चों साइट्रिक अम्ल की बात करें तो किसमें पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है बच्चों। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में। और एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है?
तो विनेगर में पाया जाता है, यानी कि सिरका में पाया जाता है बच्चों एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, पेट में पथरी होने का मुख्य कारक ऑक्जेलिक एसिड ही होता है, और ये सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। और भी पदार्थ है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और ये टमाटर में भी पाया जाता है और शुगर केन में पाया जाता है। शुगर केन, शुगर केन का मतलब होता है ईख में भी ये पाया जाता है। तो बच्चों पूछा इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है बच्चों टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा इसको। और इस चारों ऑप्शन को भी याद रखेंगे, क्योंकि इन चारों ऑप्शन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार के उपस्थिति की जांच करने में सक्षम नहीं होता है। यानी कि किस पदार्थ का विलयन हम लोग बनाएंगे जिससे हम लोग अम्ल और क्षार का पहचान नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन में कह रहा है। आपको याद होगा, आपको हम सूचक पढ़ाए होंगे। सूचक क्या कहता है? सूचक का काम होता है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताए। तो कह रहा है कि इनमें से किसका हम विलयन का यूज करेंगे, जो किसका प्रयोग करेगा? जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में सक्षम नहीं होगा, यानी सूचक का कार्य नहीं करेगा, आपको बताना है। यानी इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सूचक नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस की होगा क्या। पहला ऑप्शन है हल्दी। ऐसे आप जानते हैं कि हल्दी पीला रंग का होता है। कैसा होता है जी? हल्दी पीला होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें क्षार मिलाते हैं, चूना मिला देते हैं ना, तो ये लाल हो जाता है, ठीक है। तो बताइए, हल्दी पीला होता है, लेकिन जैसे ही हम क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी ये तो क्षार का पहचान कर रहा है, यानी अम्ल का भी पहचान करेगा। तो करेगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन देखिए। बी नंबर है लाल गोभी। लाल गोभी, तो जब लाल रंग का हैले है, इसमें भी जब हम क्षार डालेंगे तो ये नीला रंग का हो जाएगा बच्चों। किस रंग का होगा? नीला रंग का होगा। तो ये भी पहचान कर दे रहा है। तीसरा चुकंदर। चुकंदर इधर होगा, चुकंदर है। ये भी चुकंदर आप जानते हैं कि लाल है। इसमें भी हम अम्ल या क्षार डालेंगे तो अपने कलर को ये क्या करेगा? चेंज कर देगा। तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपके सामने क्या बच गया? गेंद फूल, यानी कि गेंदा फूल। गेंदा फूल जो है, आप अम्ल डालिए या क्षार डालिए, रंग नहीं बदल पाता है ये, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा गेंदा फूल। यही आपका आंसर सही होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में भास्मिक लवण क्या है? भास्मिक का मतलब होता है कि भस्म के रूप में कौन है बच्चों? भस्म के रूप में वही होता है जिसको जल में डालने पर OH दे, ठीक है। कोई भी पदार्थ भस्म या क्षार तब होगा जब इसको जल में आयनीकृत करने पर OH आयन रिलीज करे। तो बच्चों OH आयन वही रिलीज करेगा जिसमें OH आयन होगा। जैसे देखो NaOH, OH होता है तब ना ये OH देता है जी, ठीक है। इसमें OH था तब ना ये OH दिया। उसी प्रकार से देखो किसमें OH है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, इसमें तो है ही नहीं। तो बस इकलौता यही है OH वाला यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा A, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? आपको बताए थे कि प्रबल अम्ल ये तीन को याद कर लीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों जो है प्रबल के श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो आएगा दुर्बल के श्रेणी में आएगा। या दुर्बल कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें COOH लगा होगा वो दुर्बल के श्रेणी में आएगा, या फिर H2CO3 ये दुर्बल के श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि कौन सा प्रबल अम्ल है, जवाब दीजिए इसका।
तो देखिए बच्चों, अब तीनों में से खोज लीजिए, कोई दिखाई दे रहा पाला, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। अभी बताए थे वो कार्बोनिक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, ये भी दुर्बल अम्ल है, COOH है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करना है, और आपको करना क्या है, तो इस स्लाइड पे आपको ध्यान देना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आपको करना है, ताकि आपके जितने भी क्लास के जितने भी प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम को हम लोग 1 बाय 1 करके आपको क्लियर कराते रहे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। जय।